चलिए दाह संस्कार लिख करके डैश दीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब हम लोग उत्खनन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों को दाह संस्कार के बारे में कोई विशेष जानकारी मिला नहीं है। विद्वानों को इसके दाह संस्कार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिला है। जिस प्रकार से मिस्र में जो मिस्र का सभ्यता था वहाँ पे पिरामिड जो बनाया जाता था उसमें राजा जिसको भी दफनाया जाता था उसके साथ में सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। किंतु हड़प्पा सभ्यता में जो भी कब्र मिला है बहुमूल्य वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। वो और वस्तु लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। मिस्र का जब खोज किया जा रहा था या जब मिस्र के सभ्यता का अध्ययन किया जा रहा था तो उसमें कई सारे पिरामिड मिला था। तो पिरामिड आप लोग समझते होंगे, इस प्रकार से बना रहता है, देखे होंगे आप लोग, त्रिभुज टाइप का वो रहता है। तो उस पिरामिड में जिसको भी दफनाया जाता था उसके साथ में सोना चांदी और बहुत ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु भी रहता था। किंतु हड़प्पा सभ्यता में जितना भी कब्र मिला है उसको देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे भी दफनाने का रिवाज होता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो किसी कब्र में तो हमको सोना वोना मिला है, लेकिन किसी कब्र में हमको तांबा का वस्तु मिला है और बहुत ज़्यादा कब्र तो खाली ही था, उसके साथ कोई वस्तु मिला ही नहीं। जैसे एक कब्र था उसमें तांबा का दर्पण मिला है। तांबा का दर्पण मतलब तांबा का शीशा मिला था उसमें। और एक कब्र में हम लोगों को कुछ सोना का गहना वोना मिला था, मनका मिला था। तो वहीं कई सारा ऐसा भी कब्र था जो बिल्कुल ही क्या था, खाली था। तो यहाँ से विद्वान ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाने का प्रचलन नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रचलन होता तो जितना कब्र मिलता वो सब में क्या होता, वस्तु को दफनाया जाता। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन इस सभ्यता का ज़्यादातर जो कब्र था वो खाली ही था। केवल कब्र जो मिला है वो इस प्रकार से कब्र रहता था, इसमें आदमी लेटा गया है और पीछे ऊपर से मिट्टी भर दिया गया है, बस, बाकी कुछ नहीं। इक्का दुक्का कब्र ऐसा मिला है जिसमें कुछ सोना वोना का गहना मिल गया है, और कुछ कब्र ऐसा मिला है जिसमें कि एक तांबा का दर्पण उसमें दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से है वो, जैसे आप लोग के घर में होता होगा। अब पता नहीं तांबा में वो अपना शरीर को कैसे देखता होगा। तो इस प्रकार का बर्तन भी मिला है। फिर भी जो कब्र मिला है उसके आधार पे 3 बातों का अनुमान लगाया गया। क्या क्या अनुमान लगाया गया? कि हड़प्पा वासी 3 तरीके से दाह कर्म को करते होंगे या दाह संस्कार को करते होंगे। पहला तो वो हमको लगता है कि पूर्ण समाधिकरण, दूसरा हम लिखेंगे आंशिक समाधिकरण, और तीसरा लिखना है दाह कर्म। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि कोई भी अगर मर जाता था तो उसको पूरी तरीके से जमीन के अंदर दफना दिया जाता था, तो इसको कहा जाता था पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या किया जाता था? तो अगर कोई मर जाता था तो उसके बॉडी को कहीं किसी विशेष स्थान पे जा करके छोड़ देता था, वहाँ पे गिद्ध जानवर सब उसको खा लेता था, और जो भी उसका बचता था उसको जा करके वो दफना देता था। तो उसको हम लोग कहते थे आंशिक समाधिकरण। और दाह कर्म का भी कुछ कुछ साक्ष्य मिला है, तो इसमें बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया जाता था। तो 3 प्रकार से उस समय शव के संस्कार किया जाता था। बात समझ में आया? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में शव का दाह संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के दौरान जो भी कब्र मिला है उसको देख करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शव के साथ वस्तु को भी दफनाने का रिवाज होगा, क्योंकि मिस्र का जो पिरामिड का अध्ययन किया जा रहा था तो उसमें शव के साथ सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तु अभी मिला था, किंतु हड़प्पा में ऐसा कुछ मिला नहीं था। कई सारा कब्र ऐसा था जिसमें बहुत सारा सोना तो था, लेकिन कई सारा कब्र ऐसा भी था जिसमें केवल एक तांबा का दर्पण मिला है, और कई सारा कब्र जो है वो बिल्कुल खाली था। फिर भी विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो दाह संस्कार होता होगा वो 3 तरीके से होता होगा, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण में शव को पूरी तरीके से जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में शव को
किसी विशेष स्थान पे छोड़ दिया जाता था। जीव जंतु जब उसको खा लेते थे तो उसके बचे हुए भाग को ज़मीन में दफना दिया जाता था। दाह क्रम में मतलब शव को पूरी तरीके से जला करके इसका दाह संस्कार किया जाता था। आया समझ में? दिक्कत है किसी को? बोलना कैसे है यह याद हुआ ना? लिखिए। मिस्र के पिरामिड के तरह, मिस्र में पिरामिड के तरह, मिस्र में पिरामिड के तरह मिस्र में पिरामिड के तरह हड़प्पा सभ्यता के कब्रों में, हड़प्पा सभ्यता के सभी कब्रों में, हड़प्पा सभ्यता के सभी कब्र में या कब्रों में, हड़प्पा सभ्यता के सभी कब्रों में सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिला है। सोना चांदी एवं बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिला है। सोना चांदी एवं बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिला है। सोना चांदी एवं बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिला है। कुछ कब्र ऐसे हैं, कुछ कब्र ऐसे हैं जिसमें सोने के वस्तुएं मिले हैं। कुछ कब्र ऐसे हैं जिसमें सोने के वस्तुएं मिले हैं। तो कुछ कब्र ऐसे भी हैं जिसमें तांबा का दर्पण मिला है, जिसमें तांबा का दर्पण मिला है, जिसमें तांबा का दर्पण मिला है। हो गया? जिसमें तांबा का दर्पण मिला है। और बहुत सारे कब्र ऐसे हैं जो खाली हैं, तांबा का दर्पण मिला है। और बहुत सारे कब्र, और बहुत सारे कब्र ऐसे भी हैं, और बहुत सारे कब्र ऐसे भी हैं, और बहुत सारे कब्र ऐसे भी हैं जिनमें कोई वस्तु नहीं दफनाया गया था, जिनमें कोई वस्तु नहीं दफनाया गया था। विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि, विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ, हड़प्पावासी मृतकों के साथ उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को नहीं दफनाते होंगे। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को नहीं दफनाते होंगे। हड़प्पावासी मृतकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते होंगे, दफनाने में विश्वास नहीं रखते होंगे। हो गया? लाइन चेंज करिए। विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार, कई विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार, कई विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार कई विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार 3 तरीकों से होता होगा। हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार
3 तरीकों से होता होगा, 3 तरीकों से होता होगा। पहला लिखिए पूर्ण समाधिकरण, पहला लिखिए पूर्ण समाधिकरण, इसमें डैश दे करके लिखिए, इसमें शव को पूरी तरीके से दफना दिया जाता होगा, इसमें शव को पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण में डैश दे करके लिखिए, इसमें शव को पूरी तरीके से दफना दिया जाता होगा। इसमें शव को पूरी तरीके से दफना दिया जाता होगा। दूसरा लिखिए आंशिक समाधिकरण, दूसरा लिखिए आंशिक समाधिकरण, इसमें लिखिए डैश दे करके, इसमें शव को किसी विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाता, किसी विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाता था, किसी विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाता था, और जब जानवर उसे खा लेते थे, और जब जानवर उसे खा लेते थे तो बचे हुए हिस्से को दफना दिया जाता था, तो बचे हुए हिस्से को दफना दिया जाता था। अगला लिखिए दाहक्रम, दाहक्रम में डैश दे करके लिखिए, इसमें शव को पूरी तरीके से जला दिया जाता था। चलिए अब आर्थिक जीवन लिख करके डैश दीजिए। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आर्थिक जीवन में आपको क्या बोलना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या हुआ, तो पहले आपको निर्वाह के तरीके बोलना है कि वो लोग किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करते थे, मतलब कि अपने जीवन को वो किस प्रकार से व्यतीत करते थे। जैसे अभी का हम टाइम का बात करें तो अभी हम लोग अपने जीवन का निर्वाह कितने तरीके से करते होंगे, 2 तरीके से। पहला तो हो सकता है कोई जॉब या बिजनेस करता हो, दूसरा वो क्या करता होगा, कृषि करता होगा। शिकार तो कोई करता नहीं होगा कि शिकार करके ही दुनिया काट रहा है, वो अपना जीवन काट रहा है, ऐसा तो कोई होगा नहीं। तो उन लोगों में निर्वाह का 2 तरीका था, पहला कृषि व्यापार और दूसरा शिकार। कृषि में वो लोग सबसे ज़्यादा जौ, मटर, गेहूँ और फिर मक्का, ये सबको वो उपजाता था। और शिकार में उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, तो मछली, क्योंकि आपको पता है कि मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो मछली मारता होगा तभी तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है उससे। तो ये सब कुछ उसका निर्वाह का तरीका था। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे कि कृषि वो लोग क्या क्या करता था। तो आपको हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि कृषि में वो लोग जौ, गेहूँ, उसके बाद बाजरा, मटर, यही सब का ना साक्ष्य मिला है। और आपको एक बात और बताए थे हम कि बताइए, खेत जो जुता हुआ था वो कहाँ से हम लोगों को साक्ष्य मिला है, कालीबंगान से मिला है,
जुता हुआ खेत का साक्ष्य। और एक बात याद रखिएगा कि मिट्टी का हल भी हम लोगों को मिला है। तो ये मिट्टी का हल कहाँ से हम लोगों को मिला है? तो बनावली से मिला है और चोलिस्तान से मिला है। ये सब हड़प्पा का ही स्थान है। तो मिट्टी का हल मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग खेती भी करता होगा। और एक विशेष बात इसमें ये है कि वो लोग एक बार में 2 फसलों का उत्पादन करता था। कृषि तो वो लोग करता ही था, लेकिन कृषि करने के साथ साथ वो लोग ऐसा नहीं कि एक ही फसल पे निर्भर रहता था, कि बल्कि वो एक साथ में 2 फसलों का उत्पादन करता था। इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप कैसे बोलिएगा, तो इसमें लिखना है हड़प्पावासी गेहूं, जौ, मटर, बाजरा, फिर धान का साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी ये प्रमाणित नहीं है कि वो धान ही है। धान मतलब समझते हैं ना, तो वो प्रमाणित नहीं है, तो उसको याद रखिएगा। ये सब का साक्ष्य मिला है। और मिट्टी का हल हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो चोलिस्तान और बनावली। और जुता हुआ खेत का साक्ष्य हम लोगों को मिला है कालीबंगान से। तो इससे विद्वान ने अनुमान लगाया कि वे लोग अच्छी तरीके से कृषि करते होंगे। और कई विद्वान का मानना है कि वो लोग एक साथ में 2 फसलों का उत्पादन करता होगा। अब फसल तो आप लगा दिए, अब आपको उसमें तो पानी तो देना पड़ेगा, नहीं तो फसल तो सारा आपका नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सिंचाई का भी बहुत अच्छा व्यवस्था था। जैसे एक जगह है अफ़गानिस्तान, नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ पे सोर्तुधुम नाम का हड़प्पाई स्थल है। तो यहाँ से हम लोगों को नहर मिला है। अब नहर समझता है इन सबको कि नहर क्या होता है। मेन नदी को से थोड़ा सा काट करके पानी को अगर उधर ले करके गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पानी नहीं था हड़प्पा में, वहाँ वहाँ नहर काट करके पानी को ले करके गया था, ताकि वहाँ पे कृषि अच्छे तरीके से हो। और आपको एक बात हम और बताए थे कि हम लोगों को एक स्थान जो धोलावीरा था, वहाँ से हमको क्या मिला था? जलाशय, यानी कि साफ पानी हम लोगों को वहाँ से मिला था। और यही सब एग्जाम में पूछता है, ये बात याद रखिएगा। जो आपके पास सिंपल जो लिखा हुआ है ना कि यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला है, और जो टॉपिक में जो आ रहा है वो टॉपिक से पूछता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। और आप लोग को वो याद नहीं है। जैसे भी वो बोला कि साफ पानी, तो वो सही बोला कि साफ पानी एक के जगह से मिला है, वो है धोलावीरा। और जलाशय भी हम लोगों को वहीं से मिला है। और साफ पानी का आइडिया यहाँ पे किसी को नहीं होगा, हमको विश्वास है, क्योंकि साफ पानी हम एक के बार बोले थे धोलावीरा का जब आया था डिस्कशन। उसी समय हम धोलावीरा के साथ बोल देते कि यहाँ से साफ पानी भी मिला था, जो उसको याद होगा अभी, इसलिए वो बोला कि साफ पानी मिला है। और किसी के मुंह से नहीं निकला कि साफ पानी निकला है। और यही सब एग्जाम में पूछता भी है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए जब हम पढ़ाएं तो एक एक बात को सुना करिए, और आप लोग तो गपियाइएगा बैठ करके, तो फायदा आप ही लोग को करेगा। गपियाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का देन है, मजा लीजिए इस शरीर का। पहली बार मिला है आप लोग को मानव का शरीर, अब फिर 84 योनि तक भटकिएगा जानवर में, कभी मच्छर, कभी सांप, कभी मुर्गा, कभी मछली, कभी बकरी, कभी पाठा, कभी सुअर, उसके बाद फिर मनुष्य में आइएगा। तो धोलावीरा से हम लोगों को क्या मिला है? जलाशय मिला है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग सिंचाई का साधन पे भी अच्छा तरीके से पकड़ बना के रखा होगा, क्योंकि वैसा नगर जो नदी के किनारे बसा होगा तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा सिंचाई करने में। लेकिन जो नगर नदी से दूर होगा, नदी उसके आसपास में नहीं होगा, वहाँ कैसे वो लोग पानी पहुँचाता होगा? क्योंकि उस समय तो चापाकल था नहीं, उस समय तो समरसेबुल था नहीं, उस समय तो आपका डैम था नहीं, तो वो लोग आखिर कैसे पहुँचाता होगा पानी? तो 2 तरीके से, या तो वो नहर बना लेता था, या तो वो क्या बना लेता था? जलाशय बना लेता था। 2 तरीके से वो पहुंचाता था पानी को, ताकि वहाँ पे कृषि अच्छे तरीके से हो सके। बात समझ में आया? तो अब हम लोग इसको कैसे बोलेंगे उसको ध्यान से समझिए, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना है आर्थिक जीवन में कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। हेडिंग बन गया, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला आपको लिखना है निर्वाह के तरीके, मतलब वो लोग अपना जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करता। तो इसमें लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कृषि, व्यापार एवं शिकार इत्यादि करते थे। कृषि में वे जौ, मटर, गेहूं, बाजरा ये सब का कृषि करता था। और शिकार में सबसे ज़्यादा उसका प्रिय क्या होता था? मछली होता था। बात समझ में आया?
फिर अब आपको पहला लिखना है कि कृषि। अब कृषि के बारे में हम लोग बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। कृषि में वे लोग जौ, गेहूँ, बाजरा, मटर इत्यादि का उत्पादन करते थे, क्योंकि कालीबंगान से जुता हुआ खेत और चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी का जो हल मिला है, उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी खेत को जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। कई विद्वान का मानना है कि वो एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करता था। जो नगर नदी घाटी से दूर था, जो शुष्क क्षेत्र में आता था, जैसे अफगानिस्तान का सोर्तधुम, वहाँ पे सिंचाई के लिए नहर बनाए गए थे और कहीं कहीं पे तो कुआं भी बनाया गया था, याद रखिएगा। और धोलावीरा में हम लोगों को जलाशय भी मिला था। तो इन सभी से क्या होता था? खेतों में सिंचाई होता था। आया समझ में कैसे सिंचाई होता था? दिक्कत है इसमें किसी को? आपको अभी आसान लगता होगा कि क्या क्या ये बना लिया है, जलाशय तो नहर, लेकिन आप खुद तुलना करिए कि आज से लगभग हजारों साल पहले उसको इतना दिमाग कैसे आया होगा कि वो सिंचाई के लिए जलाशय बनाया, कुआं बनाया, नहर बनाया। तो उन लोग का माइंड सेट आप समझिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। लिखिए, पहले लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। उसके बाद पहला लिखिए, जीवन निर्वाह के तरीके। पहला लिखिए, जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला लिखिए, निम्नलिखित छूट गया, निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला लिखिए, जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह के तरीके में लिखिए, सैंधववासी। अब देखिए, सैंधववासी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सैंधववासी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, आप सैंधववासी नहीं लिखेगा तो आप हड़प्पावासी भी लिख सकते हैं। वो भी लिखने का मन नहीं है तो आप हड़प्पा सभ्यता के लोग लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कृषि, व्यापार, कृषि, व्यापार, पशुपालन, पशुपालन एवं शिकार करते थे, एवं शिकार करते थे, एवं शिकार करते थे। कृषि, व्यापार, कृषि, व्यापार, शिकार इत्यादि करते थे। अब पहला लिखिए कृषि। पहला लिखिए कृषि। हड़प्पा सभ्यता, हाँ पहला यहाँ कृषि लिख करके, दूसरा लिख करके कृषि डैश दीजिए, दूसरा नंबर कृषि में डैश दे करके लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। वे गेहूं, जौ, मटर, बाजरा, एवं फलों में, एक मिनट, बाजरा इत्यादि जैसे अनाज, इत्यादि जैसे अनाज, इत्यादि जैसे अनाज तथा 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 फलों में, तथा फलों में आम, नारियल, केला, तरबूज इत्यादि का उत्पादन करते थे, इत्यादि का उत्पादन करते थे।
मिट्टी के हल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चोलिस्तान और बनावली, आप समझ जाइएगा कि यहाँ से मिला था। मिट्टी के हल, हाँ उसी में लिखिए, मिट्टी के हल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चोलिस्तान और बनावली, तथा जुते हुए खेत एवं बैलगाड़ी से यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पावासी इन्हीं के द्वारा खेती करते होंगे। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते थे। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते होंगे। एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते होंगे। हो गया। अब इसी में आप सब हेडिंग दे करके लिखिए सिंचाई के साधन। इसी में आप सब हेडिंग दे करके लिखिए सिंचाई के साधन। हड़प्पा सभ्यता के, हाँ, कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते होंगे। इसी में सब हेडिंग दे करके लिखिए सिंचाई के साधन। इसमें डैश दे के लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसा हुआ था, किंतु वैसे नगर जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसा था, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसा था, किंतु वैसे नगर जहाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होते थे, वहाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होते थे, वहाँ नहरों एवं जलाशय बनाकर सिंचाई किया जाता था। जैसे अफगानिस्तान के शोरतुर्धम से नहर तथा धोलावीरा से जलाशय मिला है। हो गया निर्वाह के तरीके कृषि। अब तीसरा नंबर में लिखिए पशुपालन। देखिए पशुपालन आराम से हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट ही लिख लीजिए हड़प्पावासी कुबर वाले बैल, बिना कुबर वाले बैल, हड़प्पावासी कुबर वाले बैल, बिना कुबर वाले बैल, गाय, लिखिए हड़प्पावासी
कुबर वाले बैल, बिना कुबर वाले बैल, सुअर। अरे सुअर को पालता था वो। सुअर, गाय, बैल, गाय, कुत्ता, बकरी, गधा, घोड़ा नहीं, खाली कुत्ता और सुअर को पालता है, आदमी को नहीं पालता। घोड़ा, घोड़ा नहीं लिखना है, ऊंट, खरगोश। हाँ है तेरी, क्या मजाक कर रहे हैं? ये सब पालता था वो। सांप को पालने का चीज है, सांप, सांप को पालने का जरूरत नहीं है। आपका दोस्ते लोग सांप का काम करता है, आस्तीन का सांप। तो सांप कैल पालिएगा, इंसान से बढ़कर सांप है कोई? लिखे इत्यादि, इत्यादि को पाला जाता था, इत्यादि को पाला जाता था। हो गया? चलिए अब अगला लिखिए, बोलिए। चलिए लिख करके डैश दीजिए, शिल्प एवं उद्योग धंधे। हेडिंग लिखिए, शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधे में आपको बोलना है, देखिए शिल्प का जितना भी ज़्यादातर सामान मिला था वो कहाँ से मिला था? आपको पता है चनुद्रों से मिला था। तो शिल्प का उत्पादन में जो सबसे प्रमुख स्थल था वो चनुद्रो था। अब चनुद्रो का खोज किसने किया था बताइए? चनुद्रो का खोज किसने किया था? एनजी मजूमदार। और कब किया था चनुद्रो का खोज? 1931 में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। किस प्रांत में है ये? सिंध प्रांत में है। कहाँ में अभी पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान या भारत? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सब याद रखिए। तो चनहुद्रो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे शंख तो सब समझता होगा। यहाँ पे शंख के टुकड़े एवं मनके इत्यादि बनाने का कार्य बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हो जाएगा। चनहुद्रो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर से शंख के टुकड़े और मनके से काफ़ी सारा आभूषण बनाने के लिए ये प्रचलित था। और दो स्थल का नाम आपको याद रखना है, नागेश्वर और बालाकोट। यहाँ पे भी शंख के टुकड़े से चूड़ी और काफ़ी सारा गहना बनाया जाता था, जो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता था लोथल, और लोथल से सारा जगह पे भेज दिया जाता था, विशेषकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर था। तो यहाँ पे लोग भी तो रहता होगा, वीआईपी सब, मुख्य नगर है तो बात समझ में आया। तो यहाँ से सारा वो क्या कर देता था? ट्रांसपोर्ट कर देता था। हो जाएगा। कैसे बोलना है इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा, शिल्प उत्पादन में चनहुद्रो महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प उत्पादन में चनहुद्रो महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे शंख के टुकड़े इत्यादि मनके बनाने का कार्य इत्यादि किया जाता था। इसके साथ साथ नागेश्वर बालाकोट में भी शंख से चूड़ियाँ, गहने इत्यादि बनाए जाते थे। और लोथल से मनके इत्यादि को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक क्या किया जाता था? भेजा जाता था। हो जाएगा। लिखिए, शिल्प उत्पादन में चनुद्रो एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
शिल्प उत्पादन में चनहुद्रो एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प उत्पादन में चनहुद्रो एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ शंख के टुकड़े, हाँ, यहाँ शंख के टुकड़े एवं मनके इत्यादि बनाने का कार्य किया जाता था। मनके इत्यादि बनाने का कार्य किया जाता था। इसके साथ साथ नागेश्वर एवं बालाकोट में भी चूड़ियाँ एवं गहने इत्यादि बनाए जाते थे। और लोथल से उसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे मुख्य नगर में भेज दिए जाते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे मुख्य नगर में भेज दिए जाते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे मुख्य शहरों में या फिर नगरों में भेज दिए जाते थे। हो गया।